Okay, welcome to part 3 of the amendment lecture for May 21, November 21 attempt. I will still prefer to call it May 21, November 21. हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन पार्ट 3 के अंदर मोस्टली हम लोग इसको खत्म कर देंगे. द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट नाउ स्टार्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इसी के अंदर हुआ है. एक एक करके देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. सबसे पहला वाला जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 2 में बता चुका हूं, खाली रिवाइज करवा देता हूं. एम्प्लॉई ऑफ स्टार्टअप अगर उसको स्वेट इक्विटी हुआ है, इनकम हुआ है परक्यूसिट, टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं, तो टीडीएस अभी नहीं कटेगा, बाद में कटेगा. डायरेक्ट पेमेंट भी तुम बाद में करना, ऐसे टैक्स भी बाद में होगा, डिमांड नोटिस भी बाद में मतलब कभी विद इन 14 डेज फ्रॉम 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, या सीजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सेल ऑफ स्वेट इक्विटी, तीनों में से जो अर्लीस्ट इवेंट होगा. ये हमने असेसमेंट प्रोसीजर में ऑलरेडी देख लिया था. नेक्स्ट कोविड-19 फाइनली पोर्शन में भी आ गया. बाकी सब जगह तो आ गया, शरीर में आया, पोर्शन में भी आ गया. कोविड-19 की वजह से टीडीएस में कुछ रिलैक्सेशन, बट बहुत कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है. कंफ्यूजन ये है कि ये रिलैक्सेशन आया है फ्रॉम 14th May टू 31st March एंड द रिलैक्सेशन इज 25%. द ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. टीडीएस की रेट्स का कोविड में रिलैक्सेशन क्या होगा? 25%. मतलब अगर टीडीएस की रेट 10 थी तो वो 7.5 हो जाएगी. 1% वाले, आपको पता है ना हर सेक्शन में रेट बदलता है. 1 है तो वो 0.75 हो जाएगा, 2 है तो वो 1.5 हो जाएगा, 5 है तो वो 3.75. जो भी टीडीएस का रेट था वो 25% कम हो जाएगा, मतलब 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट हो जाएगा. दैट्स द रिलैक्सेशन दैट हैज कम in rates of TDS due to COVID-19. What is the relaxation in simple language? 25% reduction in rate of TDS. But what is the confusing aspect? Confusing aspect is this is निर्मला आंटी. इनको रात को मन होता है, ये सुबह लॉ बदल देती. एक दिन घर पे गई, यार कुछ करती हूं, कल से TDS का रेट चेंज. सुनिए, निर्मला आंटी ने ये चेंज अप्लाई किया है 14th May से 31st March. मीनिंग आपकी एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है ये 2021 है, तो आपको समझ में आता है ये 1/4/20 से लगाकर 31st March 21 तक होगा. आपको टीडीएस का क्वेश्चन इन दोनों डेट के बीच में किसी भी डेट का आ सकता है. अगर क्वेश्चन आ रहा है अप टू 13th में तो आपको ओल्ड वाला रेट लगाना है, और अगर क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम 14th May टू द रेस्ट तो आपको न्यू वाला लगाना है. मतलब आपको ये और ये दोनों लर्न करके जाना है. up to 13th May old rate, from 14th May new rate. The only good thing is ऐसा नहीं किया कि किसी सेक्शन में 25%, किसी में 20%, किसी में 10% कम किया. ऐसा नहीं किया. सब में जिसमें भी रिलैक्सेशन है 20%. तो what is the relaxation due to COVID-19? TDS का रेट will reduce by 25%. मतलब 10 will become 7.5 and so on and so forth. लेकिन you have to be careful. मेरे टेक्स्ट बुक के हर सम में डेट दी है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. हर सम में मुझे डालनी पड़ी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ टीडीएस क्या अप्लाई होगा. अगर ये ट्रांजेक्शन 13 May तक हुआ है तो ओल्ड वाला रेट, 14 May से हुआ है तो न्यू वाला रेट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक और गड़बड़ घोटाला किया है, दैट दिस बेनिफिट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग सेक्शन. मतलब सारे के सारे सेक्शन में रेट नहीं कम किया है. मतलब हर एक सेक्शन में जाके पहले तुमको एग्जिस्टिंग रेट, ये तो है ही, देन न्यू रेट विल अप्लाई फ्रॉम व्हेन? फ्रॉम 14th May. याद रहे 1st April से लगाकर 13th May तक ये लगेगा, एंड 14th May से लगाकर 31st March तक ये लगेगा. मतलब आप डेट वाला पॉइंट समझ गए, कितना रिडक्शन होगा वो वाला पॉइंट समझ गए. लेकिन एक और गड़बड़ है, ये सारे प्रोविजंस में नहीं आया. This relaxation has been introduced in limited sections of TDS. ये लिस्ट कैसे लर्न करे भाई? Listen, I am there. You will not even realize when this will get over. Just listen. आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब. This relaxation is for selected sections. Faculty will explain how to learn in the video of amendments. सब कुछ इसमें लिख दूंगा तो ये वीडियो कौन देखेगा? Heavily disappointed by the fact that रिवीजन कम अमेंडमेंट के लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, उसमें अमेंडमेंट कवर हो गया. फिर भी स्टूडेंट्स पीछे लग के सर अमेंडमेंट अलग से दो ना सर. तो मैंने अलग से मेहनत किया, अलग से रिकॉर्ड करके अलग से अपलोड करना.
यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट, मैं फालतू बैठा हूं इधर। और अगर ऐसा ही रहेगा तो आगे से कोई लेक्चर अपलोड नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल बी पेड, फिनिश्ड। क्यों करूं मैं अगर जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो? और मैं कोई फालतूगिरी करके फेक व्यूअर्स, फेक सब्सक्राइबर लाने का धंधा मेरा नहीं है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू वॉच इट, आगे से मैं करूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा बस। अभी तो कर दिया रिकॉर्ड, तो अपलोड तो कर दूंगा, आगे से करूंगा कि नहीं करूंगा कोई गारंटी नहीं, बिकॉज माई टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग इज वेरी प्रेशियस। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो फैकल्टी विल एक्सप्लेन, आपके लिए रिडिक्यूलसली इजी कर दूंगा दैट ये जो रिलैक्सेशन है, व्हाट इज द रिलैक्सेशन? 25%। फ्रॉम विच डेट? 14th में। ये दो तो आपको बोल दिया। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब पूरे साल ओल्ड रेट ही लगेगा, 25% रिडक्शन नहीं होगा। अगर सैलरी रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, कौन सा? सैलरी से रिलेटेड टीडीएस के दो सेक्शन है, एक द एक्चुअल सैलरी वाला सेक्शन 192 और एक आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्री मैच्योर विड्रॉल 5 साल के पहले, विच इज अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। इन दोनों सेक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं। इसका रेट क्या है? फुल टैक्स एट एप्लीकेबल रेट्स, पूरे साल वही रहेगा। इसका रेट 10%, पूरे साल वही रहेगा, नो रिलैक्सेशन। प्रोहिबिशन से रिलेटेड 3 सेक्शन है। एक है आपका 194B, बी फॉर बाजीगर, कैजुअल विनिंग्स 30%, फॉर रेजिडेंट पेज 30 प्लस एससी एचसी फॉर नॉन रेजिडेंट। एक है आपका डबल बी, बड़ा बाजीगर, हॉर्स रेसेस। जो लोग भी घोड़े की रेस पे जाके सट्टा खेलते हैं, बहुत बड़ा ट्रैप है, बीबी के ट्रैप में मत पड़ना। आप बीबी के ट्रैप में अगर आपने आपका पैसा बर्बाद कर दिया तो आप जिंदगी भर के लिए अपना जितना भी पैसा है सब कुछ बर्बाद कर दोगे। डोंट फॉल इन दैट ट्रैप ऑफ बीबी हॉर्स रेसिंग, नेवर गो देयर। कभी भी गैम्बलिंग ऐसी एक्टिविटीज नहीं करने का। सो हॉर्स रेसेस। एंड तीसरी चीज जो प्रोहिबिटेड है दैट इज 194N। 194 सर व्हाट इज 194N? बैंक से जो हम कैश विड्रॉल करते हैं, बैंक से जो कैश विड्रॉल होता है उसको हमको प्रोहिबिट करना है, यस और नो? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट 194N, ये 3 चीज को हमको प्रोहिबिट करना है। बी को हमको प्रोहिबिट करना है, बीबी को प्रोहिबिट करना है, एनएन को प्रोहिबिट करना है। तो इन तीनों के अंदर कोई रिलैक्सेशन। एनी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का सिस्टम क्लियर है, फुल टैक्स, जितना लायबिलिटी उतना टीडीएस, जितना लायबिलिटी उतना टीडीएस। तो नॉन रेजिडेंट के लिए अगेन देयर विल बी नो रिलैक्सेशन। एंड एक चौथा केस है अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया, यहां पे लिखता हूं 206 पता है आपको? पैन नॉट फर्निश तो मिनिमम टीडीएस विल बी 20%, लेकिन आरपीएफ के अंदर एमएमआर, उसमें भी एक अमेंडमेंट आया, वो भी नीचे कवर्ड है मेरे पॉइंट नंबर 3 में, वो आएगा, पॉइंट नंबर 3 में आएगा। ये 4 केस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। व्हाट आर द, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलैक्सेशन? टीडीएस का रेट विल रिड्यूस बाय 25%, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी ध्यान रखना, ये 14th में से मतलब 13th में तक का ट्रांजैक्शन ओल्ड रेट लगेगा, 14th में से 31 मार्च न्यू रेट लगेगा। सबसे कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है दैट दिस इज ओनली फॉर सिलेक्टेड सेक्शंस। पूरे इंडिया भर के बच्चे कंफ्यूज, कैसा लर्न करने का पता भी नहीं चलेगा कब। 4 केसेस यू डोंट गेट द फैसिलिटी। सैलरी वाले 2 सेक्शन, प्रोहिबिशन वाले 3 सेक्शन, नॉन रेजिडेंट वाला कोई भी सेक्शन, एंड पैन नॉट फर्निश्ड। सैलरी का मतलब सैलरी एंड आरपीएफ 192 है, प्रोहिबिशन 194B डबल बी एंड 194N कैश विड्रॉल। नॉन रेजिडेंट का कोई भी सेक्शन का कोई भी पेमेंट, क्योंकि उसका पूरा टैक्स काटना है, और पैन नॉट फर्निश का जो 20% या आरपीएफ वाले में एमएमआर है, प्लस एक अमेंडमेंट भी है। ये 4 को छोड़ के बाकी सब आपका पूरा अचीज, एवरीवेयर द रेट विल गेट रिड्यूस। सो कोविड की वजह से टीडीएस का रेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 25% फ्रॉम 14th में फॉर सिलेक्टेड सेक्शन। ये 4 केस को छोड़ के बाकी सब में हो गया लर्न। अब बाकी के मैंने पॉइंट्स क्या लिखे? सिलेक्टेड सेक्शन ऑलरेडी बोल दिया, 14th में मतलब 13th में तक ओल्ड रेट लगेगा, वो आपको ऑलरेडी बोल दिया। पैन नॉट फर्निश में रिलैक्सेशन नॉट अवेलेबल, वो भी आपको ऑलरेडी बोल दिया। दैट्स योर सेकंड अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट ऑफ टीडीएस चैप्टर, पैन नॉट फर्निश का टीडीएस 20% है, आरपीएफ के केस में वो एमएमआर होता है, लेकिन 1 अक्टूबर 20 से एक नया सेक्शन आया 194O, टीडीएस ऑन ई कॉमर्स। मतलब अब अगर किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से अगर मेरा वीडियो लेक्चर सेल होता है, कोई रेस्टोरेंट अगर जोमेटो पे लिस्टेड है, कोई डॉक्टर अगर प्रैक्टो पे लिस्टेड है,
कोई ड्राइवर अगर ओला में लिस्टेड है तो ई कॉमर्स में इनको सबको पेमेंट मिलेगा, इन सब के ऊपर टीडीएस कटेगा 194 हो, जो 1 अक्टूबर से नया सेक्शन आया 1%। 1% इज द रेट ऑफ टीडीएस फॉर ई कॉमर्स। नॉन रेजिडेंट का ई कॉमर्स तो इक्वलाइजेशन लेवी में कवर होता है, उसमें भी अमेंडमेंट है, वही अगला पॉइंट है। रेजिडेंट के ई कॉमर्स के लिए 1%, मगर पैन फर्निश नहीं किया तो 5%। ये अमेंडमेंट मतलब व्हाट इज द अमेंडमेंट? Whenever the payee does not furnish PAN, minimum TDS is 20%. However, for 192A RPF, it is MMR, and for 194O, which is the new section, it will not be 20% or MMR, it will be 5%. That's the small little change that has taken place with effect from 1st October 20, जब से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस होगा। और याद रहे, जितने भी ये पैन नॉट फर्निश वाले केसेस है, उनको वो कोविड वाला रिलैक्सेशन नहीं मिलता, वो यहां पे भी कवर था। नेक्स्ट अमेंडमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी। एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है? एग्जिस्टिंग को याद करते हैं। नॉन रेसिडेंट, नो पीई इन इंडिया, स्पेसिफाइड सर्विस, उसमें क्या आता था? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, मोर देन ₹1 लाख टू अ रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। जब ये 6 कंडीशन फुलफिल होती थी तो 6% ऑल इंक्लूसिव। याद रहे, ये इनकम टैक्स नहीं है, इट्स अ लेवी अंडर फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016, और पेयर को वो काटना था 6% ऑल इंक्लूसिव। ये था एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो 2016 में ट्रायल बेसिस के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। और अब क्योंकि कंफर्टेबल हो गया एंड द होल वर्ल्ड इज ऑनलाइन, तो अब इक्वलाइजेशन लेवी का जो नेट है उसको और वाइड बनाएंगे। अब तक खाली ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता था, अब ई कॉमर्स के किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर equalization levy is going to get attracted. Any kind of goods, any kind of services, सबके ऊपर अगर ये टोटल 2 करोड़ या उससे ज्यादा है, सो 6% वाले में क्या था? मोर देन ₹1 लाख, 6%। यहां पे इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू इज कवर्ड हियर। टीडीएस के 3 सेक्शन में इक्वल टू कवर होता है। 192A आरपीएफ 50,000, 194DA इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख, 194IA सेल ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख। यहां पे इक्वल टू कवर्ड है एंड 2% इज ऑल इंक्लूसिव। जैसे 6% ऑल इंक्लूसिव है, ये 2% भी ऑल इंक्लूसिव है। कौन किसको क्या काम के लिए पैसा दे रहा है? हु इज पेइंग टू हुम फॉर व्हाट? ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज है, अब यहां पे कवर्ड है, सब कुछ कवर होगा। ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। हु इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? जिससे हम पैसा, मतलब जिससे हम फैसिलिटी ले रहे हैं उसको हम पैसा दे रहे हैं, जो नॉन रेसिडेंट हमारे यहां पे पैसा कमा रहा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ बोलूंगा शॉर्ट में इसको, नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग पी। 6% वाले में भी यही कंडीशन था, नॉन रेसिडेंट नो पी, हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इंग्लिश ठोका रे ठोका। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज। अरे इतना भारी लैंग्वेज में नहीं जाने का, शॉर्ट में समझाता हूं आपको। वेबसाइट क्या होती है पता है? यू नो व्हाट इज अ वेबसाइट? या मोबाइल में ऐप आते हैं आजकल, मोबाइल इंटरनेट से हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का ओनर या ऐप का ओनर इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब रीड करो, ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस, वो वेबसाइट या ऐप, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हो गया ना? ये नॉन रेजिडेंट के लिए इक्वलाइजेशन लेवी है। मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको चाहिए तो ये ओला, उबर, ये सब वेबसाइट के ओनर्स है, ऐप के ओनर्स है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। इसी में अगर नॉन रेजिडेंट आएगा तो इक्वलाइजेशन लेवी। रेजिडेंट के लिए नया सेक्शन बना है 194O, आगे डिस्कस करेंगे इसको। ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे कंट्री में ई कॉमर्स कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, खुद की वेबसाइट से खुद के गुड्स बेचना इज ई कॉमर्स। ऑनलाइन, ये पहले पॉइंट में गुड्स कवर्ड है, दूसरे पॉइंट में सर्विस, मतलब अपनी वेबसाइट से अपने गुड्स और सर्विसेज बेचना। या फिर हम लोग खाली एक फैसिलिटेटर है। कभी कभी ऐसा होता है, एक वेबसाइट है, एक ऐप है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज किसी और के बिकते हैं। अब वेबसाइट लाइक अमेजॉन, वो खुद थोड़ी कुछ बेचता है, दूसरे के गुड्स बेचता है, वो खाली एक एग्रीगेटर है, वो भी चलेगा। मतलब ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज खुद का, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज दूसरे का। मैं खाली वेबसाइट चलाता हूं, दूसरे के गुड्स बिकते हैं, या इनमें से सबका कॉम्बो। अगर हमने इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा दिया, और इसकी भी वही दोनों कंडीशन है, नॉन रेसिडेंट नो पीई इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट नो पीई इन इंडिया, जो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है थ्रू दी ऐप, थ्रू दी वेबसाइट,
और खरीद कौन रहा है? अगर कोई रेजिडेंट खरीदेगा तो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट खरीदेगा तो, बट फ्रॉम एन आईपी एड्रेस इन इंडिया. थिंक अबाउट इट. एक नॉन रेजिडेंट सपोजिंगली अमेरिकन गोवा में हॉलिडे करने के लिए मस्त बीच में नंगा होकर नहा रहा है, अचानक से उसको कुछ खरीदने का मन हुआ ऑनलाइन किसी फॉरेन की वेबसाइट से, मतलब जो वेबसाइट का मालिक है वो नॉन रेजिडेंट है, नो पीई इन इंडिया, और जो खरीद भी रहा है वो भी नॉन रेजिडेंट अमेरिकन है, वो थोड़े दिन के लिए इंडिया में आया. मतलब कहना इसे बायर इज नॉन रेजिडेंट, सेलर इज नॉन रेजिडेंट. लेकिन तूने इंटरनेट किधर का यूज किया? इंडिया का इंटरनेट यूज किया. ये इक्वलाइजेशन लेवी में कवर. ऑफ कोर्स मॉनेटरी लिमिट देखना है 2 करोड़, लेकिन ये भी कवर होगा. मतलब रेजिडेंट खरीद रहा है वो भी कवर होगा, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया के आईपी एड्रेस से खरीद रहा है वो भी कवर होगा. एंड तीसरा, नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट वो आईपी एड्रेस भी बाहर का है. मतलब पहला वाला पॉइंट नॉट अट्रैक्टेड, बायर नॉन रेजिडेंट है. दूसरा वाला पॉइंट नॉट अट्रैक्टेड क्योंकि आईपी एड्रेस भी फॉरेन का है. लेकिन इस एडवर्टीजमेंट से हम जो कस्टमर को टारगेट करेंगे वो कस्टमर इज अ रेजिडेंट इन इंडिया. सेकंड वाला एग्जांपल समझ गए होंगे आप, आई होप. इंडिया में एक अमेरिकन हॉलिडे करने आया है और उसने किसी अमेरिकन वेबसाइट से कुछ भी खरीदा, भले सेलर बायर दोनों नॉन रेजिडेंट है लेकिन आईपी एड्रेस इंडिया का यूज हुआ है, इसके लिए वो भी यहां पे कवर है. मतलब अगर रेजिडेंट इज बाइंग एनीथिंग इट विल गेट कवर्ड, नॉन रेजिडेंट इज बाइंग एनीथिंग यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस इट विल गेट कवर्ड. अब इमेजिन कीजिए मैं एक अमेरिकन हूं, अमेरिका में बैठा हूं और अमेरिका में बैठे बैठे अपने फोन में अमेरिका की वेबसाइट खोल रहा है. एक अमेरिकन अमेरिका में बैठ के अपने फोन में अमेरिकन वेबसाइट खोल रहा है, एक एड एजेंसी की वेबसाइट, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं दुनिया में सब जगह बेचना, सब जगह इंक्लूड्स इंडिया. तो उस एड एजेंसी का एक पैकेज लिया, बोला इंडिया में एड दिखाने का कस्टमर को. वो पैकेज मैंने उसकी वेबसाइट से खरीदा. अब वो एड एजेंसी इंडियन कस्टमर्स को मेरे एड्स दिखाएगी. मतलब मैं नॉन रेसिडेंट, वो एड एजेंसी नॉन रेसिडेंट, आईपी एड्रेस भी बाहर का है ना, अमेरिका में बैठा बैठा किया, इधर आके करता तो कवर हो जाता. लेकिन जो एडवर्टीजमेंट का मैं सर्विसेज खरीद रहा हूं वो कस्टमर किधर होगा? इंडिया में होगा, वो भी कवर. दैट मीन्स हु इज द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज? ई कॉमर्स ऑपरेटर. हु इज द ओनर ऑफ द वेबसाइट और द ऐप? नॉन रेसिडेंट नो पी, नॉन रेसिडेंट नो पी, ये 6% में बिका. हु इज द बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज? रेसिडेंट कोई भी, नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया का आईपी एड्रेस है, नॉन रेसिडेंट अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले रहा है जो इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करेगा. इन तीनों का अगर एग्रीगेट 2 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड. मतलब अगर कोई रेजिडेंट एड सर्विसेज खरीदता है तो 1 लाख के बाद ही 6% लगता है, लेकिन ये तो नॉन रेजिडेंट है. 2 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी. ऑफ कोर्स जहां पे 6% लग गया वो यहां पे कवर्ड नहीं. सो व्हेन वी आर सेइंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, दिस विल एक्सक्लूड anything that is already covered in 6%. And lastly, you should know this, equalization levy is levied under Finance Act of 2016, both 6 and 2%. तो एक बार आपने ये लेवी भर दिया तो आपको इनकम टैक्स के अंदर फिर कुछ भी नहीं भरना है. अंडर सेक्शन 1050 योर इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. ओके, सो इन इफेक्ट नॉन रेजिडेंट नो पीई इन इंडिया, ये 6 and 2% दोनों में कॉमन है. नॉन रेजिडेंट नो पीई इन इंडिया अगर वो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अ रेजिडेंट फॉर बिजनेस मोर देन 1 लाख तो 6% लगेगा. लेकिन उसके अलावा कोई भी और गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, रेजिडेंट को बेचा, नॉन रेजिडेंट को बेचा जो आईपी एड्रेस इंडिया का है, नॉन रेजिडेंट को बेचा जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करे, एंड इफ द टोटल इज इक्वल टू ऑल्सो इज कवर्ड, 1 लाख में ग्रेटर देन है लेकिन 2 करोड़ में इक्वल टू है, तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी विल गेट अट्रैक्टेड, ऑल इंक्लूसिव. मूविंग ऑन, डीडीटी रिमूव हो गया तो सेक्शन 194 जो लास्ट ईयर तक बकवास था वो अभी पावर में आ जाएगा. बिकॉज कंपनी अब जब शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेगी तो लास्ट ईयर तक टीडीएस नहीं काटती थी क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता था. अभी कंपनी काटेगी ना टीडीएस. सेक्शन 194 में वो टीडीएस कटेगा. उस सेक्शन 194 में 2 छोटे अमेंडमेंट आए. अगर पेई रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो नो टीडीएस इफ द पेमेंट इज नॉन कैश अदर देन कैश और 5,000 रुपए तक का डिविडेंड. पहले ये लिमिट 2,500 थी, 2,500 से चेंज हो गया 5,000.
मतलब जैसे मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, मेरे पास बीपीसीएल का शेयर है, आई एम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ बीपीसीएल, 160 शेयर है, 5 रुपया डिविडेंड, मतलब 800 रुपया दिया, और आजकल सब डायरेक्ट बैंक में एनईएफटी होता है। नाउ लिसन, आई एम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, डायरेक्ट बैंक में एनईएफटी करके उन्होंने ईसीएस से पैसा दिया और 800 रुपया डिविडेंड था, तो फिर मेरा टीडीएस उन्होंने नहीं काटा। 5000 तक के डिविडेंड के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो डिविडेंड का सेक्शन अब पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन अमेंडमेंट नहीं है, सेक्शन के अंदर 2 अमेंडमेंट, पहले नहीं पढ़ते थे तो चलता। नेक्स्ट अमेंडमेंट, टीडीएस में मैसिव लगभग सभी जगह पे अमेंडमेंट हुए, बहुत अमेंडमेंट हुए। नेक्स्ट, और टीडीएस को अगर छोड़ देंगे तो टीसीएस में भी अमेंडमेंट लिखते हैं। 194 ACHIJ, आचीज, हॉट फेवरेट सेक्शंस ऑफ आईसीएआई। इन 5 सेक्शन में पेयर की डेफिनेशन सेम है, अगर आपको याद होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेयर इन हॉट फेवरेट सेक्शंस आचीज? ऑल पर्संस अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ ओनली इफ दे वर कवर्ड अंडर 44 AB, ऐसा लिखा था, लिमिट ऑफ 44 AB। मगर अब क्या है, 44 AB में कुछ चेंजेस हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट असेसी इन प्रोफेशन, उसका कोई चेंज नहीं हुआ, 50 लाख का लिमिट है टैक्स ऑडिट के। जो बिजनेस वाले हैं उनका कुछ कंफ्यूजन हुआ है। पहले क्या रूल था, 1 करोड़ से ऊपर, फिर प्रिजम्पटिव वालों के लिए 2 करोड़, और फिर एक और चेंज हुआ है, कोई कोई असेसी का 5 करोड़ होगा। मतलब असेसी इज डूइंग बिजनेस फॉर टैक्स ऑडिट, 3 लिमिट्स आर एप्लीकेबल, 50 लाख, 1 करोड़ एंड 5 करोड़। तो इन 5 सेक्शन आचीज के अंदर टीडीएस काटने के लिए रेफरेंस दिया हुआ था 44 AB का। 44 AB का टर्नओवर, तो 44 AB में तो अलग अलग लिमिट है, कौन सा जाके देखेंगे, कंफ्यूज होएगा। तो इन्होंने एक मस्त काम किया, दे हैव रिमूव्ड द रेफरेंस टू 44 AB। इन्होंने डायरेक्ट इन्हीं सेक्शंस में लिख दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर आपका टर्नओवर इन बिजनेस लास्ट ईयर 1 करोड़ क्रॉस हुआ, या इन प्रोफेशन लास्ट ईयर 50 लाख क्रॉस हुआ, तो इस साल आपको टीडीएस काटना है। If your last year's turnover in business exceeded 1 crore or in profession exceeded 50 lakh, last year का turnover in business exceeded 1 crore or in profession exceeded 50 lakh, then this year you have to deduct TDS। मतलब 44 AB नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट अमाउंट देखेंगे। पहले क्या देखते थे, 44 AB की लिमिट क्रॉस, देखो लिमिट वही थी, लिमिट चेंज नहीं हुई है, लेकिन हम लोग वो रेफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब डायरेक्टली रुपीज में देखेंगे। हम लोग 44 AB देखेंगे नहीं, टैक्स ऑडिट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट अमाउंट देखेंगे। इफ टर्नओवर हैज एक्सीडेड 1 करोड़ इन बिजनेस और 50 लाख इन प्रोफेशन लास्ट ईयर, तो इस साल टीडीएस काटना है, माइंड यू ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, बिकॉज कंपनी फॉर्म एओपी हैव टू ऑलवेज डिडक्ट, एंड दिस अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन ऑल 5 सेक्शंस ACHIJ। नेक्स्ट, 2 अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन 194A, जो खुद एक आचीज का पार्ट है। तो पॉइंट 7 एंड 8 194A के अमेंडमेंट्स, 2 अमेंडमेंट हुए वहां पे। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 केसेस में टीडीएस नहीं काटती, अगर आपको पता होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है तो नो टीडीएस, सोसाइटी टू सोसाइटी नो टीडीएस। एंड सेकंड, सोसाइटी एक्सक्लूडिंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के दूसरी सब सोसाइटी जब अपने खुद के मेंबर को देती है। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी पेइंग इंटरेस्ट टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, केस 1, या फिर केस 2, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक पेइंग इंटरेस्ट टू इट्स ओन मेंबर्स। ये 2 केसेस में टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अगर आपका लास्ट ईयर का रिसीट 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपीस क्रॉस हुआ है, देन यू हैव टू डिडक्ट। भले तुम अपने मेंबर को दे रहे हो, भले तुम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहे हो। मींस 2 situations where cooperative societies were not required to deduct TDS last year will now have to deduct TDS from this year onwards if their turnover last year exceeded 50 crore rupees। तो इस साल उनको TDS काटना पड़ेगा। And the second amendment that has taken place in 194A, 194A में अब गवर्नमेंट ना क्या करेगी, सर्टन ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करेगी। पहले क्या था, गवर्नमेंट गैजेट में इंस्टीट्यूशन का नाम लेती थी कि एनी इंटरेस्ट पेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन नो टीडीएस, दिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पेई का नाम लिखती थी बाय नोटिफिकेशन, एनी अदर नोटिफाइड। अभी ट्रांजैक्शन नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट। एक सर्कुलर निकाल के बोल सकती है कि अक्टूबर से लगाकर मार्च तक 194A में कोई भी टीडीएस नहीं है। सर्कुलर निकाल के इंस्टेड ऑफ नोटिफाइंग पेई वी कैन नाउ नोटिफाई अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑल्सो। जब भी सर्कुलर आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं। 194C पहला अमेंडमेंट तो देख ही दिया कि टर्नओवर का जो रेफरेंस है
44 AB का रेफरेंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट वही है लेकिन रेफरेंस काट देंगे, यहीं पे अमाउंट लिख दिया। सेकेंड अमेंडमेंट इज इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस, क्योंकि अमेंडमेंट का लेक्चर इज ऑन द असम्पशन एक्जिस्टिंग प्रोविजन। यू नो वर्क डन का जो डेफिनेशन अंडर 194C कॉन्ट्रैक्टर, उसमें ऐसा बोला है कि जब भी आप किसी को स्पेसिफिकेशन और रॉ मटेरियल दोनों देते हो तो वो वर्क डन में आता है और टीडीएस काटना पड़ता है। इफ यू गिव स्पेसिफिकेशन एंड रॉ मटेरियल बोथ, मतलब अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने मुझे स्पेसिफिकेशन दिया कि मेरे लिए माल बना के दे, और आपने मुझे रॉ मटेरियल दिया, दैट मींस यू विल पे मी ओनली फॉर लेबर, तो टीडीएस आएगा। तो हम टीडीएस से बचने के लिए आइडिया लगा, कितना दिमाग है देखो लोगों। यू गिव मी स्पेसिफिकेशन एंड रॉ मटेरियल आपकी वाइफ से ले लेता हूं। अगर स्पेसिफिकेशन और रॉ मटेरियल दोनों एक ही आदमी से मिलता अपने कस्टमर से, तो ही वर्क डन के डेफिनेशन में आएगा। अगर कस्टमर इज गिविंग स्पेसिफिकेशन एंड रॉ मटेरियल आई एम बाइंग फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो वो वर्क डन में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते थे, कस्टमर के रिलेटिव से रॉ मटेरियल ले लेते हैं। तो इन्होंने अभी अमेंड किया इसको, इफ रॉ मटेरियल्स आर सप्लाइड बाय रिलेटिव ऑफ कस्टमर दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। मतलब कस्टमर की जगह पे अगर कस्टमर का रिलेटिव हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो वो भी वर्क डन के डेफिनेशन में आएगा। दिस स्टूपिड वे ऑफ एस्केपिंग टीडीएस इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एनी मोर। नेक्स्ट 194J, अगेन अ पार्ट ऑफ आचीज, अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन द रेट। अगर मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोविजन याद दिलाऊं तो 194J में दो टीडीएस की रेट है, 10% एंड 2%। ऑफकोर्स वो भी पोस्ट कोविड, पोस्ट कोविड मतलब 14th मई ऑनवर्ड्स, वो भी सिलेक्टेड सेक्शंस में। और 194J में आएगा ना रिलैक्सेशन, क्योंकि ये सैलरी रिलेटेड नहीं है, ये प्रोहिबिशन नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट नहीं है और पैन फर्निश्ड है। तो 10 विल बिकम 7.5 एंड 2 विल बिकम 1.5 आफ्टर कोविड 14th में, याद है ना। अगर आप किसी कॉल सेंटर की सर्विस के लिए पे करते हो तो 2% एंड एवरीथिंग एल्स, प्रोफेशनल फीस, एफटीएस, नॉन कॉम्पीट फीस, डायरेक्टर सिटिंग फीस, सब में 10-10 है। अब हम क्या करेंगे, 2% की कैटेगरी थोड़ी बड़ी करेंगे। 2% की कैटेगरी में कुछ और एडिशंस हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अब कंप्लीटली 2% में चला जाएगा। मतलब कॉल सेंटर भी एफटीएस ही था, मगर अब पूरा का पूरा एफटीएस, नॉट जस्ट कॉल सेंटर बट एवरीथिंग विल गो इन 2%। और रॉयल्टी का जो टीडीएस है, कौन सी रॉयल्टी, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ओनली दिस रॉयल्टी, खाली फिल्म्स की रॉयल्टी। जैसे अगर मेरे को अपनी कोई मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना, हेलो, मुझे अमेजॉन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे अपनी मूवी रिलीज करनी है, तो मैं उनको अपनी मूवी के राइट्स दूंगा, वो लोग मुझे रॉयल्टी देंगे। फिल्म्स वाली जो रॉयल्टी है वो भी 2%, मतलब एफटीएस 2% में जाएगा और फिल्म्स वाली रॉयल्टी 2%। 10 अबॉलिश नहीं हुआ है, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन इन 10। 2 में क्या क्या गया, कॉल सेंटर तो पहले ही चला गया था, अब एफटीएस चला गया एंड फिल्म्स वाली रॉयल्टी, एवरीथिंग एल्स, मतलब प्रोफेशनल फीस 10% ही रहेगा, नॉन कॉम्पीट फीस 10% ही रहेगा, डायरेक्टर सिटिंग फीस 10% ही रहेगा, एवरीथिंग इंक्लूडिंग रॉयल्टी अदर देन फिल्म, मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, ड्राइंग, डिजाइन, ये सब की रॉयल्टी भी 10 में ही रहेगा। 2 में क्या क्या जाएगा, एफटीएस, कॉल सेंटर और खाली फिल्म्स वाली रॉयल्टी 2 में जाएगी, एवरीथिंग एल्स विल गो इन 10%। माइंड यू वेदर 2 और 10 बोथ विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू कोविड, ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट 194K सेक्शन ही नया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड। लास्ट ईयर तक इसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज आईडीटी एप्लीकेबल एंड देयरफॉर डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट, मतलब दिस प्रॉफिट वाज एग्जेम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर। मगर अब भले एनी पर्सन लिखा है, ये म्यूचुअल फंड होगा, और अगर कोई म्यूचुअल फंड 5,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बांट रहा है तो 10% टीडीएस काटेगा यूनिट होल्डर का। ऑफकोर्स रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट विल गो इन 195। डिविडेंड में भी 5,000 का लिमिट है, लेकिन दैट इज ओनली इफ द पे इज रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड नॉन कैश मोड। यहां पे सब केसेस, कंपनी को भी दिया तो भी 5,000 का लिमिट दिया। ऑफ कोर्स मॉनेटरी लिमिट डज नॉट मीन दैट इट इज एग्जेम्प्ट फॉर द रिसीवर, उसके लिए टैक्सेबल है, खाली 5,000 तक टीडीएस नहीं आएगा। नेक्स्ट, फॉर सर्टन सेक्शंस
वेयर रेट ऑफ टैक्स फॉर नॉन रेसिडेंट हैज चेंज। जाके स्पेशल रेट्स में देखो, याद है बिजनेस ट्रस्ट का डिविडेंड 10% हो गया नॉन रेसिडेंट के लिए, या आईएफएससी वाले के लिए नया 4% वाला रेट लाया, जो वहां पे रेट ऑफ टैक्स बदला है। ऑफकोर्स हमको पता है नॉन रेसिडेंट के लिए रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू टीडीएस, एंड ऑफकोर्स कोई कोविड का रिलैक्सेशन भी नहीं रहे। नेक्स्ट सेक्शन 194N, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर ही सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप आपके बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा पैसा निकालते हो, एक्सेस के ऊपर 2%, मतलब 1 करोड़ 5 लाख निकाला तो 5 लाख पे 2%, 1.5 करोड़ निकाला तो 50 लाख पे 2%, एक्सेस पे। और इस पूरे चैप्टर में ये वो अकेला सेक्शन है वे टीडीएस इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, क्योंकि अपना ही पैसा बैंक से निकाल। और एसएससी को इसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि तेरे को बाद में क्रेडिट मिलेगा। वी वांट टू प्रोहिबिट विड्रॉल ऑफ कैश। लास्ट ईयर लाया था, लास्ट ईयर लाके इस साल कुछ चेंजेस कर दिए। क्या क्या चेंजेस? पहली बात तो हु विल बी द पेयर, बैंक से ही हम लोग निकाल रहे। पेई कैन बी एनी पर्सन, यहां पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई इनकम ही नहीं है, ये तो कैश विड्रॉल है और उसका भी क्रेडिट मिलेगा। मॉनेटरी लिमिट वैसे तो 1 करोड़ ही रखी है, तो चेंज क्या किया सर? लास्ट ईयर तक लिखा था 2% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब अगर 1 करोड़ 5 लाख निकाला तो 5 लाख पे टीडीएस था। अब एंटायर अमाउंट, मतलब 1 करोड़ 5 लाख निकाला तो 1 करोड़ 5 लाख पे 2%, 1.5 करोड़ निकाला तो लास्ट ईयर 50 लाख पे 2% होता था, अभी पूरे 1.5 करोड़ पे होगा। 2% विल कम ऑन दी एंटायर अमाउंट। एंड याद रहे इस सेक्शन में कोविड का रिलैक्सेशन नहीं, प्रोहिबिटेड, BBB एंड N प्रोहिबिटेड। 192 192 ए सैलरी, नॉन रेसिडेंट एंड पेन नॉट फर्निश्ड, 4 केसेस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये उसमें से। मतलब पहला अमेंडमेंट बहुत इजी है, मॉनेटरी लिमिट तो चेंज नहीं हुआ, 1 करोड़ ही है, 2% ऑन एक्सेस की जगह पे 2% ऑन टोटल, करेक्ट। लेकिन ये आया है बारी वाला चेंज, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट को अपना काम नहीं करना है तो बैंक वाले को काम। आई एम द बैंकर, मेरे पास आपकी अकाउंट है, आप अपने अकाउंट में से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो 1 करोड़ के बाद मुझे टोटल पे 2% डिडक्ट करना। लेकिन अगर आपने लास्ट 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए, इफ द पेई हैज नॉट फाइल्ड ROI ऑफ लास्ट 3 years और उसका ड्यू डेट एक्सपायर हो गया, बट देख ऑफ कोर्स अब ये डिपेंड करता है कौन से मंथ में कैश विड्रॉल हो रहा है। 2021 इज द ईयर करंटली दैट वी आर डिस्कसिंग। लास्ट 3 साल मतलब कौन से हो गए? 19, 20, 18, 19, 17, 18। 2021 के अंदर इतना कॉमन सेंस है आपका, 17, 18 एंड 18, 19 का तो ड्यू डेट पक्का एक्सपायर हो ही गया। 19, 20 का ड्यू डेट एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन मंथ। अप्रैल में, जून, जुलाई में नॉट एक्सपायर। टैक्स ऑडिट वाला है तो टिल अक्टूबर नॉट एक्सपायर, एंड अगर ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है तो टिल नवंबर नॉट एक्सपायर। 3 में से अगर कोई भी रिटर्न आपने फाइल नहीं किया जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, तो 2 की तो हमेशा एक्सपायर हो गई होगी, तीसरे वाले का आपका डिपेंड करेगा कौन से मंथ में विड्रॉल हो रहा है। इफ यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द लास्ट 3 years, तो ये 1 करोड़ और 2% नहीं होगा, 20 लाख के बाद में 2% ऑन द एंटायर अमाउंट एंड 1 करोड़ के बाद 5% ऑन द एंटायर। मतलब बैंकर को देखना है कि अकाउंट होल्डर ने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं फाइल किया, तो 20 लाख के बाद 2% और 1 करोड़ के बाद। नॉर्मल लिमिट क्या है? अगर रिटर्न फाइल किया है लास्ट 3 साल का, 1 करोड़ के बाद 2% टीडीएस ऑन टोटल। लेकिन अगर लास्ट 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, 2 ही देखेंगे पहले, लेकिन अगर रिटर्न की ड्यू डेट के बाद वाला मंथ है तो तीनों वाला ईयर देखेंगे। डिपेंड करता है कौन से मंथ में विड्रॉल हुआ है। 2 years 17, 18 एंड 18, 19 का ड्यू डेट पक्का एक्सपायर हो गया होगा। 19, 20 मंथ पे डिपेंड करता है। अगर ड्यू डेट एक्सपायर हुआ है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 20 लाख के बाद 2% एंड 1 करोड़ के बाद 5% ऑन द एंटायर अमाउंट। रेस्ट पार्ट इज वेरी इजी। एट द टाइम ऑफ पेमेंट वी विल चेक एग्रीगेट विड्रॉल्स। अगर आपके एक ही बैंक में 5 अकाउंट है तो ऑफकोर्स टोटल देखा जाएगा। एंड ऑल्सो ऑफकोर्स अलग अलग बैंक हुआ, अगर आपका अकाउंट अलग अलग बैंक में है तो इसका कोई मतलब नहीं है। देन इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट एंड वी अंडरस्टैंड। एंड नो टीडीएस इफ द पे इज गवर्नमेंट या बैंक। अगर बैंक पैसा निकाल रही है तो टीडीएस नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 194 अगेन अ न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन। गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी। रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपको याद होगा कौन, हु ओन्स, मैनेजेस और ऑपरेट्स, मतलब वो ऐप का एंड वेबसाइट का ओनर। एंड हु इज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट
द पर्सन हु हैज लिस्टेड हिज गुड्स और सर्विसेज ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मतलब ये पेयर जोमेटो है, ये रेस्टोरेंट है, ये ओला है, ये उसका ड्राइवर है, ये प्रेक्टो है, ये डॉक्टर है। अभी हमारी बात करूं, हमारे लेक्चर्स कितने सारे ऐप पे, कितने सारे वेबसाइट पे मिलते हैं। ऑफ कोर्स एवरी टाइम आवर लेक्चर्स गेट सोल्ड थ्रू एनी वेबसाइट, वी हैव टू पे अ शेयर टू द वेबसाइट ओनर। The best place to acquire our video lectures is my own home organization coppergateeducate.in। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर लेना है तो आपको इधर से ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरे को जो शेयर देना पड़ता है वो कम होएगा, मैं वो डिस्काउंट पास ऑन कर सकता हूं। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी फोकट में काम नहीं करता है। अगर कोई लेक्चर बेचेगा तो उसको कमीशन देना पड़ता है, क्या करे। आपको तो एनलाइटनमेंट के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू शुड डायरेक्टली अप्रोच द वेबसाइट ऑफ द फैकल्टी हिमसेल्फ, तो उतना आपको फी कंसेशन मिलेगा। Of course, common sense वाली बात, okay? Because whoever is the website owner is not going to list it free of cost. वो वेबसाइट का ओनर ECO और मैं ECP, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो वेबसाइट या ऐप चला रहा है, एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब जो उस वेबसाइट या ऐप के थ्रू अपना सेल्स कर रहा है। That means can I say the website owner will be, that means the ECO operator will be paying the participant, उसका TDS 1% is going to be applicable। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है नया रेजिडेंट ई कॉमर्स के ऊपर 1% अक्टूबर से। अब बच्चों इतना कॉमन सेंस है, अगर अक्टूबर से आया है मतलब पहले ही दिन से कोविड का रिलैक्सेशन लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन आया उसके पहले ही रिलैक्सेशन चालू हो गया था। और ये तो कोई प्रोहिबिशन वाला या सैलरी वाला या एनआर वाला नहीं है। मतलब इस साल आपकी एग्जाम के लिए तो आपको 0.75 ही लर्न करना, 1 लगेगा ही नहीं, क्योंकि आया है उसके पहले रिलैक्सेशन चालू हो गया था, और अगले साल पूरा 1 रहेगा। कोविड रिलैक्सेशन इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। एंड ऑफ कोर्स पैन नॉट फर्निश तो ये 5% में जाएगा, उधर ही हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया। ओके, व्हाट इज ई कॉमर्स? वही गुड्स और सर्विसेज ओवर अ नेटवर्क। यहां पे जो सर्विसेज है उसमें प्रोफेशनल फीस और एफटीएस भी कवर रहेगी। अगर बायर डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को भी पे करता है तो वो भी यहां पे काउंट होगा। होता है ना, कई बार हम लोग ओला में जाते हैं तो डायरेक्टली टैक्सी ड्राइवर को हम लोग कैश पेमेंट इंस्टेड ऑफ ओला मनी देते हैं ना, वी गिव और वी डोंट। अगर ऐसा कोई डायरेक्ट पेमेंट भी हुआ दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। और अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई है तो टीडीएस विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। व्हाट 3 कंडीशंस? पेई इज इंडिविजुअल एचयूएफ, हैज फर्निश्ड पैन और आधार, एंड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं दिया, मतलब बेचारे ओला के ड्राइवर को 10,000 रुपया भी महीने का मिलेगा तो उसका टीडीएस कटेगा, दैट्स नॉट फेयर। तो ऐसे लोग अब यहां पे बच जाएंगे। विद गॉड्स ग्रेस मुझे जो वेबसाइट्स पेमेंट देती है वो मेरे इस मॉनेटरी लिमिट से ज्यादा है, तो मेरे को तो टीडीएस कट के नहीं, नो प्रॉब्लम। टीडीएस कटता है तो कौन सा वो एक्सपेंस है, पैसा वापस मिलता है, मालूम है ना। लेकिन अगर कोई लो लेवल पे ऑपरेट करता है, पेईज इंडिविजुअल एचयूएफ, पैन आधार फर्निश कर दिया और टोटल 5 लाख रुपए तक का है, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, इम्यून फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस ऑन ई कॉमर्स। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक बार इस सेक्शन में टीडीएस कट गया या फिर ये वाली कंडीशन की वजह से नहीं कटा, section is applicable but because of this TDS is not been deducted, then there will be no TDS under any other section applicable, no TDS under any other section। and CBDT इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन लेके आ सकती है as and when required by bringing circulars। अगर इतना काफी नहीं था तो अभी निर्मला आंटी को थोड़ी और मस्ती सूझी और अब वो लेके आए हैं अमेंडमेंट्स टीसीएस में भी। पहली बात तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन अगर आपको टीसीएस का याद दिलाओ तो पार्ट 1 सेल ऑफ सर्टेन गुड्स लाइक एल्कोहलिक लिकर, टोबैको लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल, स्क्रैप, ओनली इफ द बायर इज रीसेलर, ट्रेडर को बेचते तो। पार्ट 2 में सेल ऑफ लाइसेंसेस था, पार्ट 3 में सेल ऑफ मोटर कार था। पहली बात तो टीसीएस में 2 नया पार्ट आया, पार्ट 4, पार्ट 5, वो भी एक अमेंडमेंट है, वो भी करेंगे। 2 न्यू केसेस ऑफ टीसीएस, पार्ट 4, पार्ट 5। और जो एग्जिस्टिंग वाला है उसमें जो मोटर कार वाला है, मोटर कार में ऐसा बोला है दैट इन मोटर कार व्हेन इट इज मोर देन ₹10 lakh 1% टीसीएस कम्स ऑन द एंटायर बिल, बट द सेलर हैज टू बी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 44 AB लिमिट्स। सेम अमेंडमेंट जो आज चीज में आया, 44 AB का रेफरेंस निकाल के वहां पे क्या लिखा, वही लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस हुआ या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख। Individual HUF will collect TCS if turnover of last year in business exceeded 1 crore or in profession exceeded 50 lakh rupees। सेम अमेंडमेंट जो आज चीज में आया है वो मोटर कार में भी है। याद रहे, ओनली इफ द
वहां पे पेयर, यहां पे सेलर इज इंडिविजुअल एचयूएफ, तो ही हमको ये देखना है, वरना हमको ये देखना ही नहीं। ओके, एंड अदर देन दिस 2 न्यू केसेस ऑफ टीसीएस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम लोग ये पार्ट 4 ये वाला है, एंड फिर नीचे ये हमारा पार्ट 5, एक एक करके देखते हैं। इफ यू आर ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, एलआरएस बोलते हैं। ये शायद आपके लॉ के पोर्शन में है या शायद निकल गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एक रूल है आरबीआई का, 2.5 लाख US डॉलर, 2,50,000 US डॉलर तक अगर आप किसी को भी फॉरेन करेंसी पेमेंट कर रहे हो तो आप बिना परमिशन के, लिबरलाइज्ड पेमेंट है, आप कर दो। 2.5 लाख डॉलर तक के पेमेंट के लिए आरबीआई की परमिशन जरूरत नहीं है। 2.5 लाख के पेमेंट तक आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे किसी को फॉरेन करेंसी पेमेंट करना है, पर मेरे पास तो रुपीस है, मेरे पास डॉलर नहीं है, तो मैं जाता हूं एक ऑथराइज्ड डीलर के पास, बोला डीलर मेरे को डॉलर देना, डीलर गिव मी डॉलर, डीलर गिव मी डॉलर, I will give him rupees and buy dollars. That means he is selling me foreign currency for remittances outside India. तो वो मेरे से TCS लेगा, वो TCS लेगा। एंड सेकेंड, अगर कोई मुझे ओवरसीज टूर पैकेज बेच रहा है, कब जाने मिलेगा पता नहीं, लेकिन फॉरेन टूर का अगर मैं पैकेज खरीदता हूं तो मैं जाऊंगा टूर्स ट्रैवल्स के ऑफिस में, सर गिव मी 1 टूर्स का पैकेज, आई वांट टू गो विथ माय फैमिली टू दुबई। मारवाड़ी लोग एक खाकरे का, थेपले का, मारवाड़ी गुजराती लोग है ना, हम लोग खाने के भी 2 बैग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। दैट मीन्स कहना इससे मैं खरीद रहा हूं फॉरेक्स और इससे मैं खरीद रहा हूं टूर पैकेज, ये दोनों अब बायर से टीसीएस लेंगे। याद रहे, टीडीएस की तरह ही आप जो एक्स्ट्रा टीसीएस भरते हो वो आपका कॉस्ट नहीं है, क्रेडिट मिलेगा बाद में, बायर को टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा। कितना? एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर विल कलेक्ट टीसीएस। टूर पैकेज में 5% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड, मतलब अगर 10 रुपया भी है तो 5%, 1000 रुपया है तो भी 5%। दुबई का पैकेज लिया 1 लाख का, 5,000 रुपया टीसीएस लगेगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। दैट विल नॉट मेक माई टूर कॉस्ट 1,05,000, टूर का कॉस्ट 1 लाख ही है, 5,000 मैंने टूर वाले को दिया, बाद में मुझे वो मेरे 26 AS में दिखेगा और उसका रिफंड मिलेगा। टूर पैकेज, आई होप यू नो दैट, करेक्ट। सो टूर पैकेज 5%, सेलर ये जो है ये मेरे से 5% लेगा, लेकिन जो डीलर है उसके केस में 7 लाख तक नो टीसीएस, यहां पे थ्रेशोल्ड दिया है, डीलर के केस में 7 लाख तक नो टीसीएस, और अगर 7 लाख क्रॉस किया तो भी एक्सेस के ऊपर आएगा। मतलब अगर 8 लाख दिया है तो 1 लाख पे, 7.5 दिया है तो 50,000 पे, 7 लाख 5,000 दिया है तो 5,000 पे टीसीएस है। टूर में 1 रुपया भी हुआ तो टीसीएस, इन द डीलर वाला केसेस 7 लाख तक नो टीसीएस, एक्सेस के ऊपर आएगा। अगर एजुकेशन लोन है तो 0.5% एंड अदर केसेस 5%, एजुकेशन लोन है तो 0.5% एंड अदर केसेस है तो 5%। Let me explain with the help of a chart. This is your new part 4 of TCS. Okay? अगर मैं टूर पैकेज खरीदता हूं तो 5% TCS will come irrespective of amount. और अगर मैं किसी डीलर से फॉरेक्स खरीदता हूं 7 लाख तक नो TCS, और अगर एक्सेस समझ गया ना 7.5 होएगा तो 50,000 के ऊपर, एजुकेशन लोन है तो 0.5% एंड अदर केसेस है तो 5%। दिस इज गोइंग टू बी योर TCS इन योर पार्ट 4 जो न्यू। ये चार्ट को आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टूर में विदाउट थ्रेशोल्ड 5%, यहां पे 7 लाख का थ्रेशोल्ड और एक्सेस के ऊपर भी 2 रेट दिया हुआ। दैट्स द केस। द ऑथराइज्ड डीलर शैल नॉट, वो लाइन जो यहां पे लिखी है ना, वो जो लाइन यहां पे लिखी है, शैल नॉट कलेक्ट, डीलर शैल नॉट कलेक्ट, थोड़ा खाली दिखने में कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली नहीं। मैं इसके पास गया, बोला ये टूर वाले फॉरेन का टूर देना, बोला ठीक है, 1 लाख का टूर 5,000 टीसीएस, याद रहे 1 रुपया भी होगा तो 5% टीसीएस, खरीद लिया। ये बोलता है मेरे को फॉरेन करेंसी भी चाहिए, मेरे को पेमेंट जो चाहिए फॉरेक्स में चाहिए। अब मेरे पास तो फॉरेक्स नहीं है, तो मैं इससे खरीदने के लिए गया। जब इससे खरीदूंगा, भले ये 1 लाख हो के 10 लाख हो के 1 करोड़, वैसे तो ये 7 लाख के बाद में टीसीएस लेता है, लेकिन इसने अपने बिल में ऑलरेडी टीसीएस डाल दिया है ना, तो ये टीसीएस नहीं लेगा। When the seller has already charged TCS in the bill, then this dealer will not charge. इतना ही है। The authorized dealer shall not collect TCS where the seller has been collecting it. And secondly, there will be no TCS in the following cases.
अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे कोई कोई केसेस में हम लोग नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काट लेते हैं ना, अगर टीडीएस कट गया तो टीसीएस नहीं आएगा, सिंपल। इफ द पेमेंट इज मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, ये तो ऊपर वाले पार्ट्स में भी नहीं आता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो एग्जिस्टिंग वाले उसमें भी नहीं आता था, यहां पे भी नहीं आएगा। एंड नया वाला जो टीसीएस, दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एवरी इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री। चार्ट से समझा देता हूं, बाद में टेबल देख लेंगे। पार्ट 5, whenever any seller is selling goods to buyer, seller is selling goods to buyer, कौन से गुड्स? एनीथिंग विच विल एक्सक्लूड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कवर नहीं होएगा। और जो गुड्स पार्ट 1 वो एल्कोहलिक लिकर, तेंदू लीव्स, पार्ट 2 लाइसेंसेस, पार्ट 3 मोटर कार या पार्ट 4 फॉरेक्स, उसको छोड़ के कोई भी गुड्स, मतलब डायमंड, केमिकल, मेटल, एनी गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट एंड अदर देन द फर्स्ट 4, आपने 50 लाख से ज्यादा का सेल किया टू अ बायर, 50 लाख से ज्यादा का आपका पेमेंट हुआ है, तो 0.1% ऑन द एक्सेस टीसीएस विल बी कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है, दो ही चीज देखनी है, सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर मोर देन 10 करोड़, मेरा टोटल टर्नओवर, मैं सेलर, मेरा टोटल टर्नओवर लास्ट ईयर मोर देन 10 करोड़ एंड करंट ईयर मैंने किसी पार्टी को मोर देन 50 लाख का गुड्स बेचा, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हुआ और इस साल मैंने किसी पार्टी को 50 लाख से ज्यादा बेचा, 50 लाख तक नहीं आएगा, 51 लिया तो 1 लाख के ऊपर, 1 करोड़ लिखा तो 50 लाख के ऊपर, 1 करोड़ 5 लाख लिया तो 65, एक्सेस ओवर 50 लाख के ऊपर 0.1% टीसीएस विल गेट अट्रैक्टेड, एक्सेस ओवर 50 लाख के ऊपर 0.1% टीसीएस इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड ऑन द एक्सेस ओवर 50 लाख। तो दो कंडीशन, लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, करंट ईयर एक पार्टी को, ये टोटल देखने का है, ये इंडिविजुअल पार्टी, मैंने 2 लोगों को बेचा, एक को 40 लाख का, एक को 60 लाख का, 40 वाले से मैं नहीं कलेक्ट करूंगा, 60 लाख वाले के ऊपर 10 लाख पे एक्सेस के ऊपर। अगर मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ क्रॉस हुआ तो दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टीसीएस एंड दिस विल अप्लाई टू एवरी इंडस्ट्री, खाली एक्सपोर्ट को और पहले 4 में जो आ जाते हैं उसको छोड़ के एवरीथिंग। सो एवरी सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट exceeding 50 lakh rupees and excluding any goods out of export then shall collect TCS at 0.1% on the excess। TDS कट गया तो ये TCS नहीं आएगा। बायर के अंदर फिर एक बार वही सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्सुलेट, वो सब एक्सक्लूड होगा और सेलर का डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ रुपीस क्रॉस हुआ। सो दैट्स योर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 5 वाला TCS। लास्ट 2 अमेंडमेंट्स ऑफ TDS चैप्टर, हाईएस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन TDS चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इफ द बायर डज नॉट फर्निश पेन, TCS में भी एक सेक्शन है 206CC, जैसे TDS में कैसा 206 है, TCS में CC है। क्या लिखा है इसमें? दैट TCS विल बिकम डबल द रेट और 5% विच इफ पेन इज नॉट फर्निश। TDS कैसा 20 बनता है, TCS क्या बनेगा? डबल और 5 विच एवर इज हायर। जैसे TCS का रेट 1%, मतलब डबल 2 और 5 तो 5, लाइसेंस इसमें 2% है, उसका डबल 4 या 5 तो 5, लेकिन कोई कोई TCS 5% है, जैसे टोबैको लीव्स, तो उसका डबल 10 और 5, उसमें हायर क्या है? 10। व्हाट इज द रूल? इंग्लिश में बोलता हूं, ओरली बोलता हूं, डबल रेट और 5% विच एवर इज हायर, डबल रेट और 5% विच एवर इज हायर, डबल रेट और 5% विच एवर इज हायर। ये समझा क्या? लेकिन जो ये पार्ट 5 वाला TCS आया है, पार्ट 5, सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज्यादा और करंट ईयर 50 लाख से ज्यादा बेचा, उसका रेट इज 0.1%। 0.1 को अगर आप डबल करोगे तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 को 5 से कंपेयर करोगे तो 5। बट वैसे आप देखिए जरा प्लीज, 0.1 को अगर हम 5 कर रहे हैं, मतलब डू यू अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई बाय 50, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। इतना नहीं, तो इनके लिए हम लोग, ये यहां पे मिस्टेक है, 5% नहीं है, ये 1% है। पार्ट 5 के अंदर अगर पेन नॉट फर्निश, ये क्या है? 0.1, लेकिन अगर पेन फर्निश नहीं हुआ तो ये 1% हो जाएगा। रूल क्या है? डबल और 5 विच एवर इज हायर। ये 5 नहीं है, ये 1 है। हाँ, प्लीज मेक दिस करेक्शन इन 0.17। डबल और 5 विच एवर इज हायर, डबल और 5 विच एवर इज हायर, डबल और 5 विच एवर इज हायर, लेकिन पार्ट 5 के लिए वो 1 है, वो 1। एंड लास्टली सेम कोविड का रिलैक्सेशन TCS में भी आया। व्हाट इज द रिलैक्सेशन? 25%, सेम एज TDS फ्रॉम 14th में, सेम एज TDS, मतलब रिलैक्सेशन 25% फ्रॉम 14th में। ये दो चीज सेम एज TDS, मतलब अगर 1 है तो 0.75 हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर गाड़ी खरीदा था, उसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा था,
पोस्ट कोविड ईरा में खरीदा था तो वो 1% नहीं 0.75 ही लगा मित्रों, 1 नहीं लगा, 0.75 ही लगा। लेकिन टीडीएस में भी सिलेक्टेड सेक्शन में था, कौन से केसेस में नहीं था? सैलरी, एनआर, प्रोहिबिशन एंड पैन नॉट फर्निश्ड। तो टीसीएस में भी इट हैज कम फॉर सिलेक्टेड सेक्शन। सर अभी कैसे याद रखने का? मस्त है। पार्ट 1 में अल्कोहलिक लिकर पे नहीं मिलेगा, मतलब टोबैको लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप, मिनरल सब पे मिलेगा। पार्ट 4 जो था दैट वाज फॉरेन रेमिटेंसेस, उस पे नहीं मिलेगा। एंड पैन फर्निश नहीं किया, विच बिकम्स डबल और 5 विच एवर इज हायर, या पार्ट 5 में वो जो 1% बन रहा था। इन 3 को छोड़ के, मतलब अल्कोहलिक लिकर पार्ट 1 एंड पैन नॉट फर्निश्ड। अल्कोहलिक लिकर पार्ट 1 बोला, सॉरी, अल्कोहलिक लिकर इन पार्ट 1, पार्ट 4 एंड पैन नॉट फर्निश्ड। अल्कोहलिक लिकर, पार्ट 4 एंड पैन नॉट फर्निश्ड, ये 3 को छोड़ के बाकी सब केसेस में इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। सो जो भी टीसीएस का रेट है वो 25% कम हो जाएगा, याद रहे, फ्रॉम 14 मई। एंड एज फार एज पार्ट 5 इज कंसर्न, जो 0.1% है, पैन नॉट फर्निश्ड में इट विल बिकम 1, लेकिन रिलैक्सेशन नॉट अवेलेबल। पैन फर्निश्ड होगा तो रिलैक्सेशन विल बी 0.075। वो डे 1 से लगेगा ना, क्योंकि वो पार्ट 4 पार्ट 5 आई 1 अक्टूबर से और रिलैक्सेशन तो मई में आ गया था। सो दैट सेम रिलैक्सेशन फ्रॉम 14th में is going to be applicable. That was our biggest, highest number of amendments of TDS chapter. Moving on, advanced tax, no amendment. 234 ABC में वो एक ही amendment 234G, जो मैंने आपको ओरली पहले ही बता दिया है। जो कॉलेज एसोसिएशन यूनिवर्सिटी है उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। जैसे टीडीएस के रिटर्न में लेट होते ही 200 रुपीज पर डे, वैसे अभी इस रिटर्न में भी लेट हुआ तो 200 रुपीज पर डे, एंड मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। वहां पे भी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ टीडीएस अमाउंट होता था, यहां पे भी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, और पेनल्टी भी लगेगा, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रिफंड चैप्टर नो अमेंडमेंट, रिकवरी प्रोसीडिंग नो अमेंडमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग में 2 अमेंडमेंट है। पहला, सेफ हार्बर रूल्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट को सोर्स प्रिंसिपल से जो टैक्स लगता है उसके लिए भी हम सेफ हार्बर रूल्स लेके आएंगे, लेकिन ये अगेन रियल लाइफ एप्लीकेबल, नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए सेकेंड अमेंडमेंट 94B। सर 94B क्या है? लिमिट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन 30% ऑफ एबिडा। अगर आप पे कर रहे हो टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज या थर्ड पार्टी जिसने अपने नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज को लोन या गारंटी दिया है, मैक्सिमम 30% ऑफ एबिडा। याद आया? That section is applicable only if the interest is more than 1 crore and not applicable if the borrower is in banking or insurance business. If the borrower is in banking or insurance business, मतलब हम जो इंडिया से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर हम बैंकिंग इंश्योरेंस बिजनेस में, तो नॉट एप्लीकेबल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम, वी आर इन इंडिया, इंडियन कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज, हम बैंकिंग बिजनेस में, सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। ये बैंकिंग हो सकता है ना, ये बैंकिंग बिजनेस, हमको इंडिया में बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, ये बैंकिंग बिजनेस में है, इससे हमने लोन लिया तो हम इंटरेस्ट देगा। हमारा कोई भी बिजनेस, टेक्सटाइल है, ये भी तो बैंकिंग बिजनेस है, नॉट एप्लीकेबल। 94B विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द लेंडर, अब तक बोरोवर को देखना था, अब लेंडर को भी देखेंगे, इज अ पीई इन इंडिया of a non-resident engaged in the business of banking. PE in India of a English टोकता English मस्त बोलता, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, सुनो अगर कॉमन सेंस है। फॉरेन बैंक का इंडियन ब्रांच, फॉरेन बैंक का इंडियन ब्रांच, हो गया आंसर। फॉरेन बैंक का इंडियन ब्रांच, इज इट नॉट अ पीई इन इंडिया, इंडियन ब्रांच ऑफ अ नॉन रेसिडेंट दैट इज फॉरेन बैंक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अगर हमने उससे लोन लिया और वो हमारा एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो भी 94B नॉट एप्लीकेबल। स्मॉल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, नाउ वी गो टू आईपीसीसी पोर्शन, हेड्स ऑफ इनकम। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, पूरा चैप्टर इररिलेवेंट है, लेकिन एक अमेंडमेंट आया है। आरपीएफ में एक टैक्स बेनिफिट है, एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। एनपीएस में 80 CCD2 में एक डिडक्शन मिलता है, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में 14% है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुपर एन्युएशन फंड में 1.5 लाख का एक बेनिफिट मिलता है। इन तीनों का बेनिफिट मिला के मैक्सिमम 7,50,000। द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन विल नॉट बी मोर देन
750, तीनों का टोटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 750 और इनके इंटरेस्ट में भी जो एग्जाम्पशन आप लेते हो विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 750. स्मॉल अमेंडमेंट इररिलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, क्योंकि वैसे भी सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं, और मे बी इफ यू आर नाउ अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस लेक्चर, इट मे बी यूजफुल टू यू. हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, नो अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सम बिग अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस, और मेनली पीजीबीपी में वो अमेंडमेंट है, स्पेसिफिकली दैट अमेंडमेंट जिसके लिए जो आज के पहले कभी कवर नहीं हुआ, जो आंटी ने 2021 के बजट में लाया था. पहले हम कुछ दूसरे अमेंडमेंट्स की बात करें. 32 AD, investment in plant and machinery in Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal was applicable if the machinery was installed up to 31st March 20. That means can I say 1920? तो अभी अप्लाई नहीं करेगा. और इसी के साथ साथ एक और चीज जो हमने क्लास में डिस्कस की और उसके बाद में केस लॉ का जब लेक्चर किया उसमें ये करेक्शन करवाया था, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 20%. आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो 35%. इस 32 AD की तरह यह भी 1920 में खत्म हो गया है. इन अदर वर्ड्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन कहीं पर भी आपको टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में कहीं पर भी 35% मिलता है तो 35 को कैंसिल कर दीजिए, एडिशनल भी अब 20 रहेगा. सो 32 AD डिलीटेड, एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी 20% irrespective of geographical area. Next, section 35 is deduction for scientific research. CCC is agriculture extension and CCD is skill development. इन सब में वेटेड डिडक्शन थे, कोई कोई 150, इन दोनों में तो 150 थे, और साइंटिफिक रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन वाले थे सब 150. दे ऑल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 100%. ये सारे के सारे 100. बट जस्ट एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपके करंट बजट में नहीं आया है मित्रों. ये 2016 में ही जेटली जी ने बोल दिया था कि 2021 से ये सब 100 हो जाएगा. जेटली जी ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था. ओनली दी एप्लीकेबिलिटी इज कमिंग इन द करंट ईयर. The provision was introduced much earlier, but you have to now remember कि ये सारे डिडक्शन अब 100% रहेंगे. Next, section 35 में we have college association institution जिसको हम डोनेशन देते हैं. यही वो कॉलेज एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन है जिनको अब एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा ताकि डोनर के फॉर्म 26AS में वो डिडक्शन रिफ्लेक्ट हो. नहीं फाइल किया तो फीस विल बी 234G, 200 रुपीज पर डे, मैक्सिमम इक्वल टू द अमाउंट इन डिफॉल्ट, प्लस पेनल्टी होगा 271 के, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख. और इन सबको भी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही हर 5 साल से अपना अप्रूवल रिन्यू कराना पड़ेगा. जस्ट लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू रिन्यू इट्स रजिस्ट्रेशन एवरी 5 years, they will also have to now renew their registration every 5 years. They will have to renew their registration. तो वो एक अमेंडमेंट यहां पे आया. नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इज सेक्शन 35 AD. Section 35 AD is investment link deduction, 14 specified businesses, 100% deduction of capital expenditure, और फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है. और ये जो अमेंडमेंट आया ये क्लैरिफिकेशन इन नेचर आया. कोई कोई असेसिंग ऑफिसर अपने असेसी को कैसा गंदा वाला हेरेस करते हैं, स्पेशली आफ्टर न्यू टैक्सेशन रेजिम. अंडरस्टैंड प्लीज, मैं स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूं, दैट मींस आई एम एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन एंड नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. मैंने 100% ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूं न्यू टैक्सेशन रेजिम. अगर मैं न्यू टैक्सेशन रेजिम में गया तो 35 AD छोड़ना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो मैंने नए वाले रेजिम में 35 AD छोड़ दिया और डेप्रिसिएशन लिया. मालूम है एओ क्या बोला, ए सुन रहे, तू तो स्पेसिफाइड बिजनेस करता है ना. मैं बोला हाँ सर. तो स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है. हाँ, तो तेरे को नहीं मिलेगा. लेकिन सर अगर मैंने वो 35 AD लिया तो ना, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो न्यू रेजिम में जा रहा हूं. जब 35 AD लिया ही नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों छोड़ू. बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. नहीं, तुमको एक बार स्पेसिफाइड बिजनेस में आ गया तो 35 AD आ गया तो तुमको डेप्रिसिएशन नहीं. अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलने का लॉजिक क्या था, दैट यू हैव टेकन 100% डिडक्शन ऑफ कॉस्ट. तो लेगा तो ही. ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने बोला, वी डोंट वांट टू बी अनफेयर टू यू, इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस इज ऑप्शनल. Thus deduction under other section will be denied only if you have opted for 35 AD and allowed. अगर मैंने 35 AD नहीं लिया, फॉर एग्जांपल न्यू रेजिम, अगर मैंने 35 AD नहीं लिया तो मुझे मेरा डेप्रिसिएशन मिलेगा. ये क्लैरिफिकेशन दिया. नेक्स्ट, कुछ सेक्शन में सीए की रिपोर्ट लगती है, ये टी कॉफी रबर, साइट रिस्टोरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो वो जो अमेंडमेंट जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, सीए रिपोर्ट हैज टू बी अप टू 44 AB ड्यू डेट, नॉट 139(1) ड्यू डेट. ओके, ये 6 नंबर वाले अमेंडमेंट में बहुत डिस्कशन है मित्रों, इसको रोक के रखेंगे.
7 नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे, 8 नंबर कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कम टू 6 नंबर। अरे भाई साहब, ये अमेंडमेंट के लेक्चर बहुत सारे बच्चे देख ही रहे, खाली इसके लिए मस्त बड़ा सा चार्ट बना है, सब किया, टेंशन मत लो। पहले ये देखो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ 139। बोल दिया, कब का बोल दिया? अक्टूबर में रिटर्न चला जाएगा, ऑडिट सितंबर ही। देन फॉर असेसीज इन बिजनेस, फॉर असेसीज इन बिजनेस टैक्स ऑडिट का ही सेक्शन, व्हाट इज द लिमिट? 1 करोड़ नॉर्मल, प्रिजम्पटिव ले रहे हो तो 2 करोड़ तक मत करो। प्रोफेशन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोफेशन में 50 लाख 50 लाख 50 लाख, बिजनेस वाले के लिए 1 करोड़, प्रिजम्पटिव है तो 2 करोड़। लेकिन अगर आपका टोटल रिसीट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% एंड टोटल पेमेंट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5%, रिसीट एंड पेमेंट दोनों डज नॉट एक्सीड 5%, तो फिर 5 करोड़ के बाद टैक्स ऑडिट। सीए लोगों के पेट पे तो लात पड़ गई भाई, बताता हूं कैसे। ये तुम्हारा कैश बुक है, कैश बुक में बहुत इजी है यार, कैसे बनता है? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, टोटल कॉलम, डेबिट साइड, ये गधेड़ास अक्कल है, डेबिट साइड मतलब रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट्स। कैश बुक ये तुम्हारा टोटल है, ये कैश की रिसीट्स शुड बी मैक्सिमम 5% एंड प्लस क्यूमुलेटिव कैश के पेमेंट्स मैक्सिमम 5% ऑफ योर टोटल। अगर कैश की रिसीट्स विद इन मतलब मिनिमम 95% बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। और जब हम रिसीट और पेमेंट बोल रहे हैं ना, तो गधेड़े परचेज सेल नहीं बोल रहे हैं, एनी काइंड ऑफ इनफ्लो, लोन लिया तो भी, इंटरेस्ट मिला तो भी, कोई भी अमाउंट आया या कोई भी अमाउंट पे किया, खाली परचेज सेल नहीं, एनी रिसीट एनी पेमेंट, रिसीट इन कैश विद इन 5% एंड क्यूमुलेटिव पेमेंट इन कैश विद इन 5%. Receipt and payment in cash within 5%. If the receipts do not exceed 5% and the payments in cash do not exceed 5%, तो tax audit will apply after 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपया समझा क्या? 5 करोड़ रुपया। ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट दोनों कैश में जो हो रहे हैं वो 5% की लिमिट के अंदर होने चाहिए। Then tax audit will be applicable after turnover of more than 5 crore. That's the amendment that has taken place. आजकल ज्यादातर सब लोग कैशलेस ही हो गए, तो आने वाले टाइम में सीए लोगों के पेट पे और लात पड़ने वाली। और अब हम बात करेंगे ये अमेंडमेंट जो आया है 43C जो पीजीबीपी का सेक्शन है, 50C जो कैपिटल गेन का है एंड 56 जो आईएफओएस का है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिलेटेड। यहां पर जो अमेंडमेंट लिखा है वो तो सबको पता है, आपको पता है ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी हमको लेना पड़ता है हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, अगर दोनों का डिफरेंस इज अप टू 5% ऑफ एक्चुअल पे चेक करने का परसेंट, तो फिर एक्चुअल एक्सेप्ट हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेने का। और अमेंडमेंट आया है कि वो 5% हैज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 10%। मींस इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज विद इन 10% ऑफ एक्चुअल, ऑन व्हाट अमाउंट यू विल अप्लाई दिस परसेंटेज? ऑन एक्चुअल। इफ द डिफरेंस इज विद इन 5 की जगह पे 10, तो भी एक्चुअल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में एंड आईएफओएस में, तीनों में आया। तो पीजीबीपी का मैंने यहां पे लिखा है, कैपिटल गेन का 5% विल बिकम 10% वो मैंने यहां पे लिखा है, एंड आईएफओएस का 5% विल बिकम 10% वो मैंने यहां पे लिखा। ये अमेंडमेंट तो कब का आ गया था? ये तो समरी में भी लिखा है, लेकिन एक ऐसा अमेंडमेंट है जो इस समरी में नहीं है, जो निर्मला आंटी 2021 में लेके आई, आपको पढ़ना। मगर उसके पहले आपको यह अमेंडमेंट क्लियर हो गया, सेलर अंडर कैपिटल गेन 50C, सेलर अंडर पीजीबीपी 43C है, एंड बायर किसी से भी खरीदे आईएफओएस, अगर आपका डिफरेंस अप टू 10% ऑफ एक्चुअल, जो 5 बन गया 10, अमेंडमेंट क्या है? 5 हैज बिकम 10। इफ द डिफरेंस इज अप टू 10% ऑफ एक्चुअल, देन इन दैट केस एक्चुअल विल बी एक्सेप्टेड। अब बात करते हैं वो अमेंडमेंट की जो नया आया है, उससे ये भी खत्म हो जाएगा और कैपिटल गेन आईएफओएस के भी हमारे कुछ पॉइंट खत्म हो ही गए। बिग चार्ट आई हैव मेड फॉर यू। चलिए, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोविजन वाइज 3 सेक्शन साथ में डिस्कस कर, 50C, 43C एंड 56(2). जो चीजें मैंने लिखी आपको पहले से पता है। 50C इज फॉर सेलर जो कैपिटल एसेट को बेच रहा है, सेलर इज सेलिंग हिज कैपिटल एसेट, और इसीलिए हेड ऑफ इनकम कौन सा है? कैपिटल गेन। हेडिंग्स देखिए, एप्लीकेबल टू सेलर हु इज सेलिंग कैपिटल एसेट एंड हेड ऑफ इनकम इज कैपिटल गेन। यहां पे वो जो सेलर है वो स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा है, इसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है
वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसके लिए पीजीबीपी लगता है 43C1। और ये तो बायर है, बायर है तो उसके लिए आईएफओएस जब डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होता है। तो देखिए इन दोनों सेक्शन में तो खाली वो 10% वाला फैसिलिटी 5 था, अभी 10 हो गया। यहां पे एक 50,000 का भी फैसिलिटी है ना। आईएफओएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द डिफरेंस इज मोर देन 50, मतलब 50,000 से भी ज्यादा होना चाहिए और 10% से भी ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली आईएफओएस विल बी टैक्सेबल। इन दोनों में कैसा है, 10% से ज्यादा का डिफरेंस है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। यहां पे खाली 10% से ज्यादा नहीं, 10% से भी ज्यादा एंड 50,000 से भी ज्यादा, ठीक है। और याद है आपको ये कि आईएफओएस इज एप्लीकेबल गिफ्ट में ओनली इफ रिसीवर के लिए कैपिटल, मतलब मैं इससे खरीदूं चाहे इससे खरीदूं, मैं खरीद किससे रहा हूं उससे मतलब नहीं है, मेरे लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। मतलब मेरा सेलर इधर का भी सेलर हो सकता है, मेरा सेलर इधर का भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इट शुड बी अ कैपिटल एसेट। यह भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। क्या इन तीनों में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है? यस। यहां पे आपको 50,000 का फैसिलिटी है। इन तीनों में हम वैल्यूएशन ऑफिसर भी ला सकते हैं, दोनों के बीच का वैल्यू, ये सब एग्जिस्टिंग प्रोविजन। इन तीनों में अग्रीमेंट डेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इफ सम कंसिडरेशन इज टेकन एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, इसके लिए हम लोग रिसीव्ड बोलेंगे, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। ये सेलर है रिसीव्ड, ये बायर है पेड। तो आप अग्रीमेंट डेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इफ सम कंसिडरेशन इन द अलाउड मोड, 3 अलाउड मोड्स, तो यहां वाले को भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मिलता है, या अग्रीमेंट डेट यहां वाले को भी और यहां वाले को भी, ये भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। परमिटेड डिफरेंस बिटवीन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल सो दैट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड एंड एक्चुअल कैन बी टेकन। 10% ऑन एक्चुअल, जो 5% था वो 10% हो गया, वही तो अमेंडमेंट है। तो यहां तक का प्रोविजन तो एग्जिस्टिंग रूल था। ये भी आपको प्रोविजन पता है, अमेंडमेंट खाली कितना है, ये तीनों 5% थे, ये तीनों 10% हो गए। समरी खोल के देख लीजिए, यही अमेंडमेंट तीनों में लिखा है, ये पीजीबीपी में भी लिखा है, कैपिटल गेन आईएफओएस में भी लिखा है, तीनों में लिखा है। ओके, ये अमेंडमेंट तो ऑलरेडी हो गया, 5% का मार्जिन हैज बिकम 10%। अब आया ये वाला नया अमेंडमेंट जो 2021 में निर्मला आंटी लेके आई। बिफोर आई टीच यू दिस अमेंडमेंट, अब तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे सब कुछ तीनों में एप्लीकेबल है, ये सारी कंडीशंस तीनों में एप्लीकेबल है। उल्टा आईएफओएस में एक एक्स्ट्रा 50,000 का फैसिलिटी मिलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, ये आईएफओएस वाला जो केस है, आईएफओएस वाला केस मतलब थर्ड कॉलम, ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, ये आईएफओएस वाला थर्ड कॉलम वाले केस को, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट ये थर्ड कॉलम वाले केस को एप्लीकेबल है। ये सेकंड कॉलम, ये पीजीबीपी वाला 43C है, इसको एप्लीकेबल है, लेकिन ये कैपिटल गेन वाले कॉलम में ये लेटेस्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट? दैट हम जो 5% को चेंज करके 10% किए, दैट अमेंडमेंट विच इज एप्लीकेबल इन ऑल 3, वो 10% भी चेंज होके हो जाएगा 20% ऑफ योर एक्चुअल। मतलब एक्चुअल में और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो पहले 5% तक चलता था, अभी एज पर अमेंडमेंट इन तीनों में 10 हो गया है। वन मोर अमेंडमेंट वो 20 हो जाएगा, लेकिन वो खाली ये दो में होगा, इसमें नहीं होगा। ये किसके लिए आया है ध्यान से देखिए, कंडीशन बताता हूं, यू विल इन द कंडीशन इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड क्यों कैपिटल गेन वाले कोई अप्लाई नहीं करता है। एनी ट्रांसफर दैट हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या अचानक से साल के बीच बीच में अमेंडमेंट खिसका हुआ खोपड़ी है, 12 नवंबर टू 30 जून, तो ऑब्जर्व कीजिए, ये है प्रीवियस ईयर 1920 और ये है प्रीवियस ईयर 2021। डू यू अंडरस्टैंड कि 12 नवंबर 20 यहां पे आता है, माय बैड, सॉरी, नॉट 1920 बट 2021 एंड 21-22, ये 2 साल की बात करते हैं। ओके, 12 नवंबर 20 यहां पे आएगा एंड 30 जून 21 यहां पे आएगा। अब आपके एग्जाम का ईयर ये वाला ईयर है, तो एनीथिंग दैट हैज कम फ्रॉम 12 नवंबर टिल 30, ऑफ कोर्स वो जून में भी लगेगा, लेकिन आपको इतना पीरियड का तो रूल आपको पता होना चाहिए ना। इस पीरियड में अगर सेल हुआ है, मतलब फिर एक बार अप टू 11 नवंबर 10%, 5 गया 10, फ्रॉम 12 नवंबर टिल 30 जून 10 भी नहीं 20, मतलब और बड़ा मार्जिन मिलेगा।
एंड दिस 5 और 10 और 20 किस पे चेक होता है? एक्चुअल पे. इफ दिस इज फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, ये समझिए एक रियल एस्टेट डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट में से लोगों को घर बेच रहा है, और पहली बार जब डेवलपर ने होम बायर को वो बेचा है तभी ही ये मिलेगा. मतलब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में जाके घर खरीदता हूं इस पीरियड में खरीदता हूं और वो प्राइस अप टू 2 करोड़ है, द वैल्यू ऑफ द हाउस इज अप टू 2 करोड़, तो 10 का 20 मिलेगा. लेकिन जब मैं फ्यूचर में बेचूंगा तो नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ओनली ऑन फर्स्ट टाइम. ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट अपने आप में समझा देता है दैट वी वांटेड टू ब्रिंग दिस ओनली फॉर डेवलपर्स एंड बायर्स. डेवलपर विल बी कवर्ड इन 43 CA एंड बायर विल बी कवर्ड इन 56. इसलिए कैपिटल गेन के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं आएगा. ये आएगा सिर्फ पीजीबीपी वाले में एंड आईएफओएस वाले प्रोविजन में. अगर 2 करोड़ का आप घर खरीद रहे हो अप टू 2 करोड़, इस पीरियड में खरीद रहे हो अप टू 2 करोड़ का घर, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, सब्सिक्वेंट बायर्स विल नॉट बी कवर्ड हियर. फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट में अगर आप 2 करोड़ तक का घर खरीद रहे हो इस पीरियड में, देन इन दैट केस 10 विल बिकम 20. मतलब 5% गया. 50C, 43CA एंड आईएफओएस तीनों के अंदर 5 विल बिकम 10. लेकिन फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, 3 कंडीशन समझ लीजिए प्लीज. फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, इसलिए कैपिटल गेन में नहीं, ओनली पीजीबीपी आईएफओएस बिटवीन 12th November 20 एंड 30th June 21, एंड द वैल्यू ऑफ द हाउस एक्चुअल अमाउंट इज अप टू 2 करोड़, देन 10 की जगह पे 20 मिलेगा. ये वो अमेंडमेंट है जो आज के पहले कहीं पर भी, क्योंकि 2021 के बजट में आया, लेकिन इतना पीरियड आपके एग्जाम में है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा. दिस इज द कंडीशन एंड माइंड यू ये आपके कैपिटल गेन में नहीं आया है, इसको भी आप याद रखना. आई कैन फोरसी अ सिचुएशन वेयर दे विल आस्क यू 2 क्वेश्चन. बोलेगा कि अगर डेवलपर ने बेचा तो क्या होएगा? गैप देगा 15% का. डेवलपर ने बेचा तो बोलने का चलेगा क्योंकि 20 अलाउड है. एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ द सेलर इज अ रिटेलर? तो फिर 10 का लिमिट मिलता है, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा. दैट इज व्हाट दे विल बी टेस्टिंग यू ऑन. ओके, सो दिस वाज योर अमेंडमेंट ऑफ पीजीबीपी. साथ ही साथ कैपिटल गेन का भी एक और हो गया. स्लम सेल में भी सीए का रिपोर्ट लगता है ऑनर बिफोर द 44 AB ड्यू डेट इंस्टेड ऑफ 139(1) ड्यू डेट. सेकंड पॉइंट, वो 5 का 10 हुआ प्लस नया वाला नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी हो गया. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रहे, बेस ईयर का 100 एंड ये एग्जाम ईयर का 301 आपको लर्न करना है. 55(2) एफएमवी ऑप्शन हम लोग क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401. इन दोनों में से विच एवर इज हायर इज टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. यस और नो? लेकिन दिस फेयर मार्केट वैल्यू विल नॉट बी मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल देन द फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. क्वेश्चन में अंदर दिया हुआ रहेगा, तो आप कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा एफएमवी को नहीं लोगे. एंड लास्ट अमेंडमेंट, ये segregated portfolio, this is with respect to practical applicability, not applicable for exam purposes, you can ignore. Let's talk about the amendments of IFOS chapter. Let's talk about the amendments of IFOS chapter. पहला वाला तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, मार्जिन जो चेंज हो गया 5 से 10, और यहां पे वो 12th November से 30th June वाला 20 हो जाएगा. फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट अप टू 2 करोड़. सेकंड, क्या हमको ये पता है डिविडेंड इनकम एंड म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स हैव बिकम टैक्सेबल फ्रॉम दिस ईयर अंडर IFOS? रेसिडेंट नॉर्मल रेट, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रेट. स्पेशल में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल में तो डिडक्शन एक्सपेंस मिलता है. ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस. आपको बैंक कलेक्शन चार्जेस और ऐसा आलतू फालतू इंटू चिंटू पिंटू कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. द ओनली डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस दैट विल बी अलाउड विल बी इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड दैट ऑल्सो मैक्सिमम 20%. मतलब अगर 1 लाख का डिविडेंड है, 25,000 का इंटरेस्ट इनकर हुआ है, 10,000 का बैंक चार्जेस तो नहीं मिलेगा, खाली इंटरेस्ट 25,000, दैट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू 20%. Against our dividend income, only interest expense, and that also maximum 20%. That's the second amendment. Clubbing of income, no amendment. Set off and carry forward of losses, no amendment. And few amendments have taken place in chapter 6. So as decided, this will get over very soon. Now, पहला 80 EEA, home loan का interest. Loan taken during 1920 allowed था. Last date of taking loan 20, इसको 1 साल से बढ़ा के 21 कर दिया. मतलब 1920 के साथ साथ अगर आपने 2021 में भी लिया देन ऑल्सो चलेगा. नेक्स्ट, 80G के भी सारे ट्रस्ट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है, जो हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया. 80GGA, व्हाट इज 80GGA? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन. जिसको पीजीबीपी है वो 35 CCA में डिडक्शन लेता है, लेकिन जिसको पीजीबीपी नहीं है वो ये सेक्शन में लेता है. कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, तो इसको भी जैसे 80G में 2000 से ज्यादा कैश अलाउड नहीं है,
यहां पे भी मैक्सिमम 2000 रुपया कैश अलाउड रहेगा। इजी अमेंडमेंट। नेक्स्ट 80 IAC टैक्स डिडक्शन फॉर स्टार्टअप्स, 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इस 80 IAC में अकेले में 2-3 अमेंडमेंट हुआ है। पहला, जिस भी साल आप 80 IAC का डिडक्शन लेते हो उस साल के टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ रुपया। पहले वो 25 करोड़ थी, अब वो 100 करोड़ है। द ईयर इन विच यू आर टेकिंग 80 IAC डिडक्शन, द टर्नओवर कैन नॉट बी मोर देन 25 करोड़ का लिमिट हैज बीन एनहांस्ड टू 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले स्टार्टअप को डिडक्शन मिल जाएगा। सेकेंड, you were getting this deduction for 3 consecutive years out of first 7 years. अब ये 7 की जगह पे पहले 10 साल में आप ले सकते हैं, मतलब 2 अमेंडमेंट्स विद इन दिस सेक्शन। टर्नओवर क्राइटेरिया का लिमिट 25 करोड़ से इंक्रीज होकर 100 करोड़ हो गया। सेकंड, 3 साल का जो डिडक्शन है वो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट 7 years यू कैन टेक द डिडक्शन विद इन द फर्स्ट 10 years। तीसरा अमेंडमेंट, ये 80 IAC और 80 JJAA दोनों में लगेगा। CA का रिपोर्ट लगता है, मालूम है हमको, रिटर्न ड्यू डेट की जगह पे ऑडिट ड्यू डेट। नेक्स्ट सेक्शन 80 IBA। 80 IBA मतलब न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट। न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी अप्रूवल का डेट 31 मार्च 21, जैसे वो लोन वाला किया वैसे इसको भी 31 मार्च 21 एक साल के लिए एक्सटेंड कर लिया। एंड लास्टली वी हैव अ न्यू सेक्शन, सेक्शन 80M। डिविडेंड इनकम कंपनीज का टैक्सेबल होने लग गया, सबका ही टैक्सेबल हो गया। आई एम अ कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, ऐसा पॉसिबल है ना? मुझे वहां से डिविडेंड मिला, लास्ट ईयर एग्जाम था, अभी टैक्सेबल है। मैंने उस डिविडेंड का क्या किया, मिला बांट दिया, मिला बांट दिया, तो जितना डिविडेंड मैं बांट दूं उतना मुझे डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, कहीं से भी मिला हो। किसको मिला? डोमेस्टिक कंपनी को। देन यू विल गेट डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 139(1). मतलब जितना आप डिविडेंड बांटोगे मैक्सिमम उतना है। मान लीजिए कि मेरे को 1 लाख का डिविडेंड मिला और मैंने 1.5 लाख बांट दिया, तो 1 लाख डिविडेंड विल कम इन IFOS एंड GTI। याद रहे डिडक्शन है, IFOS में आएगा, GTI में आएगा, नीचे डिडक्शन मैक्सिमम 1 लाख, भले 1.5 लाख बांटा, इट कैनॉट बी मोर देन द इनकम। केस 2 हमने 80,000 रुपया बांटा, तो भी IFOS में 1 लाख आएगा, GTI में 1 लाख आएगा, एंड नीचे डिडक्शन मैक्सिमम 80,000। इन अदर वर्ड्स, इंग्लिश बोले, डिविडेंड रिसीव्ड और पेड विच एवर इज लोअर। इनकम में पूरा डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, IFOS में GTI में इनकम में पूरा आएगा, डिडक्शन में कितना आएगा, रिसीव्ड और पेड विच एवर इज लोअर, रिसीव्ड और पेड विच एवर इज लोअर, रिसीव्ड और पेड विच एवर इज लोअर। और ये पेड कब तक, डिक्लेयर कब तक, डिस्ट्रीब्यूटेड कब तक, अप टू 139(1). अप टू 139(1) की ड्यू डेट तक जितना आपने बांटा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। दैट इज योर न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 80M। और याद रहे ये न्यू रेजिम में भी मिल रहा है, न्यू टैक्सेशन रेजिम में भी। एंड एज फार एज योर 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स आर कंसर्न, बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स इट इज एज सच, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी का जो अमेंडमेंट है 2 करोड़ और मोर 2%, वो हमने ऑलरेडी TDS के अंदर कवर कर दिया। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज अवर अमेंडमेंट लेक्चर दैट वी वांटेड टू सेपरेटली कंडक्ट। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अब आगे से अगर आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स देना है तो मैं देखूंगा मेरे को अपलोड करना है कि नहीं। यू आर एंडेंजरिंग द फ्यूचर जनरेशंस, गॉड फॉरबिड। आई प्रे फॉर योर लॉन्ग प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल करियर। गॉड फॉरबिड बाय चांस किसी रीजन से हम में से किसी को अगर अगला अटेम्प्ट वापस देना पड़ा तो हमारे लिए भी डेंजर है, अगर ये प्रोफेसर ने आगे से अगर नहीं अपलोड किया तो अब चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है देख लीजिए। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आगे से लेक्चर अपलोड करना बंद कर दूंगा। विद दीज वर्ड्स I think I should not sign off on a bad note. Forget everything. Wish you good luck. Study well. Thank you very much for watching. Do take care of yourself, please.